तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध से। ये है इस कहानी का हीरो, इसका नाम है फेंग शुइगे और ये सोसा राज्य का पहला राजकुमार है। इस युद्ध में शुइगे की सेना अपने विरोधी सेना पर पूरी तरह से हावी होता है। शुइगे एक बहुत ही अच्छा योद्धा है तो वो अकेले ही बहुत सारे सैनिक को मार देता है। तभी किले पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना होता है। वो शुइगे पर 2 तीर चलाती है। शुइगे एक से तो बच जाता है पर दूसरा तीर उसके सीने में लग जाता है और शुइगे सीधा जमीन पर जा गिरता है। शुइगे की नजर उस लड़की पर जाती है जिसने उसको तीर मारा है। इस लड़की का नाम फू ई शाओ है और ये जिनसियो राज्य की सेनापति है। फिर हमें बताया जाता है कि जिनसियो राज्य और सोसा राज्य एक दूसरे के पड़ोसी दुश्मन है। उनकी दुश्मनी समुद्र से भी गहरी है। सोसा राज्य का पहला राजकुमार शुइगे ने सेना का नेतृत्व किया और जिनसियो राज्य के सीमा पर हमला किया। जब जिनसियो राज्य हारने के कगार पर था तो उस राज्य की सेनापति ई शाओ ने शुइगे को तीर मारकर उसको घायल कर दिया। इससे सोसा राज्य की सेना बिखर गई और पूरे हालात बदल गए। सोसा राज्य की सेना को पीछे हटना पड़ा जिससे वो लोग युद्ध हार गए। शुइगे काफी जख्मी होता है तो उसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा होता है तो रास्ते में उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। उनको पता चलता है कि ये सभी जिनसियो राज्य का सैनिक नहीं है। सेनापति लू के बग्गी से उतर जाता है और उन सभी असैसियन से लड़ने लगता है ताकि शुइगे यहाँ से बचकर निकल सके। पर काफी सारे असैसियंस होते हैं तो कुछ शुइगे के पीछे लग जाते हैं। शुइगे ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ से आगे का रास्ता ही नहीं होता है। जो सैनिक बग्गी चला रहा होता है वो कूद कर अपनी जान तो बचा लेता है पर बग्गी खाई में गिर जाता है। इतनी ऊपर से गिरकर पक्का शुइगे मर गया होगा सोचकर असैसियंस चले जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि सोसा राज्य से युद्ध जीतने में जनरल ई शाओ का बहुत बड़ा हाथ था पर उसी रात को ई शाओ गायब हो गई। ई शाओ एक जंगल में होती है और बुरी तरह जख्मी होती है। बहुत सारे असैसियंस उसको मारने आए होते हैं तो खुद की जान बचाने के लिए ई शाओ उन सभी असैसियंस को मारने लगती है। फिर हम लिंग सुई नाम की लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में अपनी नौकरानी सीई के साथ जड़ी बूटी लेने आई होती है। सीई कुछ देखती है जिससे शौक के कारण वो बेहोश हो जाती है। लिंग सुई अपने आसपास देखती है तो उन्हीं असैसियंस की काफी सारी लाशें पड़ी होती है। तभी पीछे से एक असैसियन उसके गले पर तलवार रखकर पूछता है, क्या तुमने किसी लड़की को देखा जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना था? लिंग सुई बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और कहती है, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो बस यहाँ जड़ी बूटी लेने आई थी। तभी ई शाओ यहाँ आ जाती है तो सभी असैसियंस उसको मारने चले जाते हैं पर ई शाओ उन सभी असैसियंस को मार देती है। लिंग सुई ई शाओ को बहुत जख्मी हालत में दिखती है तो उसके पास आती है। तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से भाग जाओ। ई शाओ यहाँ से जाने की कोशिश करती है पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर हमें ज़ेंग नियान विला दिखाया जाता है जहाँ पर घायल सैनिक अपना इलाज करवाने आए होते हैं। वो लोग युद्ध क्यों हारे इस बात को लेकर बहस करने लगते हैं जिससे काफी शोर शराबा हो रहा होता है। तो एक बूढ़ा आदमी आकर सभी को समझाता है कि बहस बाद में कर लेना, पहले अपना इलाज करवा लो और सभी को शांत कराते हैं। तभी लिंग सुई ई शाओ को लेकर आती है तो मिस्टर किन उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है और ये इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गई। अभी ये सब बताने का समय नहीं है, इसका जल्दी से इलाज करना होगा। फिर वो लोग ई शाओ को अंदर लेकर आते हैं। लिंग सुई डॉक्टर है तो वो ई शाओ का इलाज करने लगती है। ई शाओ के सीने में काफी गहरा जख्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शुइगे अभी जिंदा है। शुइगे उप सेनापति युन फांग के साथ बग्गी से कूद गया था और झाड़ियों में छिप गया था। मतलब कि खाई में जो बग्गी गिरी थी उसमें शुइगे था ही नहीं। शुइगे भी काफी जख्मी है तो उसका भी इलाज चल रहा होता है। इलाज पूरा करने के बाद डॉक्टर लूके और युन फांग को बताता है कि तीर का घाव बहुत गहरा है, इस घाव को ठीक होने में बहुत समय लगेगा। शुइगे होश में आता है तो पूछता है कि फेंग बटालियन के कितने लोग मर गए और कितने घायल हैं। लगभग आधे लोग मर गए और बहुत सारे घायल हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही चित्र बनवा लिया है। फिर वो चित्र दिखाता है जो कि ई शाओ का होता है। जिनसियो में जो हमारे जासूस हैं वो लोग किसी भी कीमत पर इसे ढूंढ निकालेंगे। तब तक मैं आपको सूसा ले चलता हूँ। मैं सूसा पहुँचने तक शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। एक जगह है जहाँ पर मेरी जान बच सकती है। लिंग सुई ई शाओ का इलाज कर लेती है तो सी के पूछने पर वो उसको बताती है कि ई शाओ अब ठीक है, वो मरेगी नहीं। उधर जंगल में असैसियंस अपने साथियों की लाश देखते हैं तो उनको काफी गुस्सा आता है। इन असैसियंस को इनके लॉर्ड ने कहा है कि उसको ई शाओ जिंदा या फिर मुर्दा चाहिए, इसलिए ये लोग ई शाओ को ढूंढना जारी रखेंगे। राज दरबार में राजा के सामने सभी मंत्री हाजिर होते हैं। एक सैनिक खबर देने आता है कि सोसा राज्य युद्ध हार गया और शुइगे जख्मी है। महाराज को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग जीता हुआ युद्ध हार गए। महाराज आदेश देते हैं कि शुइगे की इलाज के लिए शाही डॉक्टर का बंदोबस्त किया जाए। मंत्री वांग आगे आता है और कहता है, महाराज हम 2 साल से पिंगलिंग की युद्ध की तैयारी कर रहे थे। हमारे राज्य के पास धन है, बहुत सारे हथियार हैं और ऐसे सैनिक भी हैं जो कि युद्ध कला में माहिर हैं, लेकिन फिर भी हम ये युद्ध हार गए और इसके जिम्मेदार राजकुमार शुइगे हैं। यहाँ पर कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जो कि शुइगे के बचाव में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जुआंग कहते हैं, महाराज राजकुमार गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी सुरक्षा राज्य के भविष्य से जुड़ी है, तो हमें किसी को भेजकर उनको सुरक्षित राज्य वापस लाना होगा। राजकुमार खुद ही हमें बताएंगे कि हम युद्ध क्यों हारे। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी मंत्री जा रहे होते हैं तो प्रधानमंत्री जुआंग अपने भतीजे मिंग से बात कर रहे होते हैं। मिंग पूछता है कि आपने शुइगे के खिलाफ
कुछ क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया में किसी भी बाप को ये पसंद नहीं आएगा कि लोग उसके बेटे पर आरोप लगाए। सुइगे युद्ध हारा जरूर है पर उसने ज़ेनान पास के दरवाजे तोड़ दिए थे, इसलिए ये गौरवशाली हार थी। चाचा जी, आप उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? उसके हार की खबर हर जगह फैल चुकी है, जल्द ही वो जनता की निंदा का निशाना बन जाएगा। महाराज भी जरूर उससे बहुत निराश हुए होंगे, साथ ही वो गंभीर रूप से घायल भी है। अगर वो सुरक्षित वापस आ जाता है तो ये सिर्फ उसकी किस्मत की वजह से ही संभव है, पर अगर रास्ते में ही उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो। ये सुनते ही प्रधानमंत्री रुक जाते हैं और कहते हैं तुमने क्या किया है? चाचा जी, ये एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी जैसी मर्जी, पर मुझे इसमें मत घसीटो। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। फिर हम जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ईसाओ को ढूंढ रहे होते हैं। इस बंदे का नाम जिनसी है और ये जिनसी राज्य का राजकुमार है, और ये बंदा ज़ेनान आर्मी का मिलिट्री एडवाइजर शाओरेन है। ये सभी लोग कई दिनों से ईसाओ को ढूंढ रहे हैं। शाओरेन कहता है चट्टान के नीचे एक नदी है, वो नदी में गिर गई होगी और बह गई होगी। हमने नदी के दोनों किनारों और आसपास के सभी जंगलों में खोजबीन कर ली है। अगर वो अभी भी जिंदा होती तो उसने कोई निशान जरूर छोड़ा होता, लेकिन अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। उसकी बातें सुनकर जिंग सी गुस्सा हो जाता है और कहता है वो जरूर जिंदा होगी, मैं दुनिया का हर एक कोना छान मारूंगा और उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, इसलिए उसे ढूंढना जारी रखो। अगले सीन में हम लिंग सुई और सीई को ईसाओ के पास देखते हैं। सीई कहती है काफी टाइम हो गया, इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? कहीं ये मर तो नहीं गई है? कुछ भी बकवास मत करो, ये काफी ज्यादा जख्मी थी, इसलिए काफी सारी एनेस्थेटिक पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ा था। ये बिल्कुल ठीक है, इसे बस कुछ दिन अच्छे से सोने की जरूरत है। तभी ईसाओ होश में आ जाती है और लिंग सुई पर हमला करती है, उसका गला दबाने लगती है। तुम पागल वागल हो क्या? ये क्या कर रही हो? इन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। लिंग सुई 3 तक गिनती करती है और ईसाओ नीचे गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनेस्थीसिया का असर अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईसाओ के शरीर में ताकत ही नहीं होती है। वो खंबे के सहारे बैठ जाती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो? क्या तुम भूल गई कि उस दिन जंगल में तुमने मेरी जान बचाई थी? तुम बहुत ज्यादा जख्मी थी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। ईसाओ पूछती है कि ये कौन सी जगह है? ये ज़ेंगनियान विला है, हम यहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं। मैं यहाँ की मालकिन हूँ, मेरा नाम लिंग सुई है। हम बस इत्तेफाक से मिल गए थे, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों को बचाना, उनका इलाज करना यही मेरा काम है। सी कहती है उस जंगल में तुम्हें वो लोग मारने आए थे, पर उससे पहले तुम किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे गिरी थी शायद, मुझे ऐसा लगता है। जब हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे तो हमने देखा था कि तुम्हारे सिर में काफी चोट लगी थी। वो ईसाओ को ये भी बताती है कि लिंगसुई ने कैसे उसका इलाज किया था और उसका कितने अच्छे से ख्याल रखा था। लिंगसुई कहती है अगर मुझे तुम्हें चोटी पहुँचाना होता तो मैं तुम्हारी जान क्यों बचाती? फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर ईसाओ को अपना नाम याद ही नहीं होता है। लिंगसुई समझ जाती है कि उसकी याददाश्त चली गई है और इस चीज का इलाज करना काफी मुश्किल है। सोचकर लिंगसुई काफी परेशान हो जाती है। ईसाओ उठने की कोशिश करती है तो उसके कंधे में बहुत दर्द होता है। लिंगसुई उसको बताती है कि उसके कंधे में तीर लगा था, जख्म जितने गहरे हैं उस हिसाब से तुम्हें बहुत करीब से तीर मारा गया था। ये सुनकर ईसाओ को याद आता है कि किसी ने उसको तीर मारा था और वो खाई में गिर गई थी। तीर किसने मारा था उसका चेहरा उसे याद नहीं आता है। ईसाओ समझ जाती है कि ये लोग उसके दुश्मन नहीं है। लिंगसुई ईसाओ को लेकर पहाड़ पर आती है जहाँ पर एक मेडिकल स्विमिंग पूल होता है और उस पूल के पानी में दुनिया का हर एक दवा मिलाया गया है। लिंगसुई उसको बताती है कि इस पूल में कुछ घंटे रहने के बाद उसका जख्म जल्दी भरने लगेगा। ईसाओ अपने कपड़े उतारकर उस पूल में बैठ जाती है। लिंगसुई को और भी लोगों का इलाज करना है, इसलिए वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुइगे ज़ेंगनियान विला आ चुका है। लुके पूछता है कि हम इस पहाड़ पर क्यों आए हैं, तो सुइगे बताता है कि यहाँ पर एक मेडिकल पूल है, उस पूल के पानी से मेरे जख्म जल्दी भर जाएंगे। वो लुके को आदेश देता है कि हमारे जितने भी स्थल सेना है उसे जाकर पूर्ण निर्माण करो, तो लुके चला जाता है। सुइगे यूनफांग को बताता है कि वो अकेले ही अंदर जाएगा और यूनफांग को बाहर इंतजार करने को बोलकर वो अंदर आता है। पूल के अंदर एक बड़ा सा पत्थर होता है, तो ईसाओ पत्थर के उस पार बैठी होती है, जिस वजह से सुइगे उसको देख नहीं पाता है और वो अपने कपड़े उतारकर पूल के अंदर उस पत्थर के इस पार बैठ जाता है। ईसाओ को ये पता नहीं चलता है क्योंकि वो सो गई होती है। ज़ेंगनियान विला में हम उन्हीं असैसियंस को देखते हैं जो कि ईसाओ को मारना चाहते हैं। ईसाओ जख्मी थी तो वो अपना इलाज करवाने यहाँ पर आ सकती है। यही सोचकर ये लोग अपना भेष बदलकर यहाँ पर ईसाओ को ढूंढ रहे हैं। इस विला में काफी सारे सैनिक आते हैं, तो लिंगसुई उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। एक सैनिक कहता है मेरा नाम निंग फे है और हम लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, उसने लाल रंग का कपड़ा पहना था और काफी जख्मी थी, कहीं ये लोग ईसाओ को मारने तो नहीं आए हैं। सोचकर लिंगसुई काफी घबरा जाती है और शाओरेन उसके चेहरे पर घबराहट देखकर सभी सैनिक को अंदर जाकर छानबीन करने का आदेश देता है, तो सभी सैनिक काम पर लग जाते हैं। लिंगसुई ऐसा करने के लिए उन सभी पर गुस्सा करने लगती है। निंग फे कहता है हम ईसाओ के भाई हैं, अगर वो यहाँ पर है तो प्लीज हमें बता दो, हम उसको घर ले जाने आए हैं। लिंगसुई को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो कहती है अगर वो यहाँ पर होती भी तब भी मैं तुम लोगों को नहीं बताती। उधर ईसाओ की नींद खुलती है तो वो पानी से बाहर निकलने लगती है। पानी की हलचल की आवाज सुनकर सुइगे पत्थर के इस पार देखता है तो ईसाओ अपने कपड़े पहन रही
होती है। एक लड़की यहाँ पर मौजूद है तो मेरा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है सोचकर सुइगे बिना आवाज किए यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर ई शाओ उसको देख लेती है तो उसके पास आकर पूछती है कि वो कौन है। तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लॉर्ड लिंग और मैं पुराने दोस्त हैं। आज मुझे इस जगह को इस्तेमाल करने की जरूरत थी तो मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। तुमने अब तक जवाब नहीं दिया, तुम हो कौन? सुइगे अपना नाम नहीं बताता है और जाने लगता है, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ई शाओ को उसके पास एक चित्र मिलता है जो कि उसका ही होता है। ई शाओ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये बंदा है कौन, क्या ये मुझे जानता है? सभी सैनिक विला की तलाशी लेकर वापस आते हैं और बताते हैं कि उनको ई शाओ कहीं नहीं मिली। शाओ रेन लिंग सुई से माफी मांगता है और सभी सैनिक को लेकर चला जाता है। ई शाओ सुइगे को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। लिंग सुई ने ई शाओ को कुछ दवाई दिया था जो कि वो सुइगे को खिला देती है, जिससे वो थोड़ा होश में आ जाता है और कहने लगता है मुझे पानी चाहिए, तो ई शाओ उसको पानी पिला देती है। लिंग सुई और सी पहाड़ पर आते हैं तो उनके सामने युन फांग आ जाता है और उन दोनों को रस्सी से पेट के सहारे बांध देता है। लिंग सुई को पता है कि युन फांग सुइगे के लिए काम करता है। वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि कहीं ई शाओ खतरे में तो नहीं है। ई शाओ को सुइगे के पास एक तीर का टुकड़ा मिलता है और ये उसी तीर का टुकड़ा है जो कि ई शाओ ने सुइगे को मारा था। सुइगे होश में आता है तो अपने सामने ई शाओ को देखकर घबरा जाता है और ई शाओ का नाम लेता है, जिससे ई शाओ को अपना नाम पता चलता है। सुइगे ई शाओ के शरीर पर घाव देखकर समझ जाता है कि वो जख्मी है। ई शाओ पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? ई शाओ के एक्सप्रेशन देखकर सुइगे सोचता है क्या इसको मैं याद नहीं हूँ। वहीं सुइगे के एक्सप्रेशन देखकर ई शाओ कहती है तुम मुझे देखकर डरे हुए क्यों हो, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? सुइगे थोड़ा सोचता है और मुस्कुराता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं तुमसे क्यों डरूंगा, मैं काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं सुइगे हूँ तुम्हारा दोस्त। उसका नाम सुनने के बाद भी ई शाओ को वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड देखता है, जिससे सुइगे को अंदाजा लग जाता है कि शायद इसकी याददाश्त चली गई है। तुम्हें हो क्या गया है, जानती भी हो कि मैं इतना जख्मी कैसे हो गया? तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं लगभग मर ही गया था और तुम पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? तुम मेरी वजह से जख्मी कैसे हो गए और मुझे कौन मारना चाहता है, मेरा दुश्मन कौन है? 1 महीने पहले सुसा और जिनसियो राज्य के बीच युद्ध हुआ था। तुम जिनसियो राज्य की आर्मी जनरल हो, तुमने युद्ध में काफी बड़ा योगदान दिया था। अगर तुमने सुसा राज्य के पहले राजकुमार को तीर नहीं मारा होता तो सुसा राज्य युद्ध जीत जाता। क्या वो मर गया? लगभग मर ही गया था, पर जैसे तैसे बच गया, तो इसका मतलब वो मुझे मारना चाहता है, उसको मुझसे बदला चाहिए। वैसे उस राजकुमार का नाम क्या है? सुइगे उसको अपना नाम बताता है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। तभी लू के और युन फांग सैनिक के साथ अंदर आ जाते हैं और ई शाओ को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सुइगे लिंग सुई से मिलता है और उससे ई शाओ के बारे में पूछता है। लिंग सुई उसको सब कुछ बता देती है कि ई शाओ उसको किस पहाड़ पर मिली थी, उसको मारने के लिए कितने लोग आए थे और वो कितनी ज्यादा जख्मी थी। लिंग सुई उससे रिक्वेस्ट करती है कि ई शाओ के जख्म अभी भरे नहीं है तो उसे यहीं पर रहने दो। तो सुइगे गुस्से में कहता है वो वैसे भी मरने ही वाली है, तो उसके ऊपर बेकार में इतनी कीमती दवा क्यों वेस्ट करना। जिसके बाद वो ई शाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। लिंग सुई को ये सोचकर काफी पछतावा होने लगता है कि अगर वो ई शाओ को यहाँ पर लेकर नहीं आई होती तो शायद वो जिंदा रह पाती, क्योंकि लिंग सुई अच्छे से जानती है कि सुइगे कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। ई शाओ ने उसको जख्मी किया था, जिस वजह से वो युद्ध हार गया, तो वो ई शाओ के साथ कुछ भी कर सकता है, उसकी जान भी ले सकता है। जुआंग ही नाम का बंदा मिंग से मिलता है और हमें पता चलता है कि मिंग के कहने पर ही जुआंग ही ने सुइगे पर हमला करवाया था। जुआंग ही बताता है कि सुइगे जिस बग्गी में था वो एक बहुत ही गहरी खाई में गिर गया। इतनी ऊपर से गिरने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सकता, इसलिए जुआंग ही को लगता है कि सुइगे मर गया है। जुआंग ही प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ बेटा है और मिंग भतीजा है। इन दोनों ने सुइगे को जान से मारने के लिए असैसियंस भेजे थे। ये बात प्रधानमंत्री को पता नहीं है। ये लोग सुइगे को इसलिए मारना चाहते हैं ताकि सुसा राज्य पर जुआंग परिवार का कंट्रोल हो, पर सुइगे के जिंदा रहते ये मुमकिन नहीं है। महाराज को फेंग बटालियन से एक चिट्ठी आती है जिसमें बताया गया होता है कि सुइगे पहाड़ की चोटी से खाई में गिर गया और अभी उसकी हालत कैसी है पता नहीं। महाराज क्या हमें राजकुमार को ढूंढने के लिए लोग भेजने चाहिए? तो महाराज कहते हैं अगर वो खुद से अपनी जान भी नहीं बचा सकता तो वो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है। लू के जंगल में गया होता है ये चेक करने के लिए कि लिंग सुई ने जो असैसियंस वाली बात बताई थी वो सच है कि नहीं। जंगल में उसको एक भी लाश नहीं मिली थी, पर खून के धब्बे मौजूद थे। नदी के किनारे उसको एक लाश मिली थी जिसके पास से एक टोकन मिला था। लू के सुइगे को टोकन देकर बताता है कि इसका डिजाइन और मटेरियल देखकर लगता है कि ये जिनसियो राज्य का है। जितने भी सबूत मिले हैं उन सबके बारे में अच्छे से सोचकर सुइगे कहता है जैसा कि लिंग सुई ने बताया था कि
कि किसी ने ई शाओ को तीर मारा था और वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गई थी। जैसे तैसे उसकी जान तो बच गई, पर सिर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई और काफी सारे असैसियंस उसको मारने आए थे। पिंगलिंग के युद्ध को जीतने में ई शाओ का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही वो जिनसियो राज्य का राजकुमार जिंगसी की बहुत करीबी साथी है। काफी सोचने के बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कौन ई शाओ को मारना चाहता है। फिर हम जिंगसी को देखते हैं जो कि बहुत उदास होता है क्योंकि उसको ई शाओ अब तक नहीं मिली है। दरअसल जिंगसी और ई शाओ एक दूसरे के प्यार में थे और युद्ध के बाद दोनों शादी करने वाले थे। फिर हम सुइगे को देखते हैं जो कि ई शाओ को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है, जिससे उसकी थोड़ी सी याददाश्त वापस आ जाती है। उसने आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी उसको याद आता है। सुइगे जब उसके सामने आता है तो उसकी आंखों में बहुत गुस्सा होता है, जरा भी कंफ्यूजन नहीं होता है, जिससे सुइगे समझ जाता है कि ई शाओ की याददाश्त वापस आ गई है। तो वो उससे कहता है कि जिनसियो में कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है, तो बताओ वो कौन है और तुम्हें क्यों मारना चाहता है। पर ई शाओ कुछ भी जवाब नहीं देती है क्योंकि उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है। अभी भी उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं है। वो सुइगे के सिर पर मारती है और अपने दांतों से उसके गले पर काट लेती है। तभी लू के और यून फांग अंदर आ जाते हैं और ई शाओ को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं, पर सुइगे उनको रुक जाने को कहता है। सुइगे को काफी दर्द हो रहा होता है तो गुस्से में वो ई शाओ के पेट में बहुत पंचेस मारता है। जैसे ही ई शाओ उसको छोड़ती है तो सुइगे उसके पेट में जोर का लात मारता है, जिससे वो टेबल से जाकर टकराती है। उसके मुंह से खून आता है और फिर बेहोश हो जाती है। लू के ई शाओ को जान से मारना चाह रहा होता है, पर सुइगे उसको ऐसा नहीं करने देता है और कहता है पिंगलिंग का युद्ध जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसके पीछे जितने भी रहस्य हैं सबका जवाब इसके पास हो सकता है, क्योंकि जिनसियो राज्य इसको मारना चाहता है, इसलिए हमें इसको जिंदा ही रखना होगा। उधर जिनसियो राज्य के राजकुमार जिंगसी के पास शाही फरमान आता है। सूसा राज्य और जिनसियो राज्य के बीच चल रही युद्ध को खत्म करने के लिए महाराज ने राजकुमार जिंगसी की शादी सूसा राज्य की राजकुमारी से तय कर दी है। जिंगसी इस बात से जरा भी खुश नहीं होता है, पर ये शाही आदेश है तो वो मना भी नहीं कर सकता। उधर सुइगे ई शाओ के घाव पर दवा लगा रहा होता है तो ई शाओ उठने की कोशिश करती है। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, दर्द के कारण फिर से बेहोश हो जाओगी। मैंने तुम्हें जो दवा लगाया है उससे तुम्हें कमजोरी महसूस हो सकती है, पर तुम मरोगी नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस तुम्हें दवाई लगा रहा हूँ, नहीं तो घाव के निशान रह जाएंगे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे इस तरह बेइज्जत क्यों कर रहे हो? देखो बात ऐसी है कि आर्मी में मेरे पास एक भी नौकरानी नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही तुम्हें दवा लगाना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। ऐसे हालत में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मौत की चाह नहीं रखता, क्योंकि मौत एक बहुत ही आसान चीज है। तुम्हें जीने का दूसरा मौका मिला है तो इसे खजाने की तरह संभाल कर रखो। बेहतर होगा कि तुम मुझे मार दो। ये मत सोचना कि मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। वहीं बाहर लू के और यून फांग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि सुइगे ने आज से पहले किसी के भी घाव का मलहम पट्टी नहीं किया है। अगर वो उस लड़की की जान नहीं लेना चाहता तो फिर उसको इतना टॉर्चर क्यों किया और उसको इतनी जोर से क्यों मारा था। ये दोनों ये सोचकर काफी कंफ्यूज्ड होते हैं कि सुइगे आखिर करना क्या चाहता है। मिंग और ज्वांगही को पता चल जाता है कि सुइगे अभी जिंदा है। इस वजह से दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। ज्वांगही कहता है अगर वो बच भी गया तो क्या हो गया, उसे थोड़ी ना पता है कि उसको मारने के लिए मैंने असैसियंस को भेजा था, और अगर उसे शक हुआ भी तो बिना सबूत के वो मुझे क्या ही कर लेगा। क्या तुम भूल गए हो कि वो कितना बड़ा सनकी है? किसी को मारने के लिए उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए तुम ही बताओ ना। जब वो राज्य वापस आएगा तो तुम्हें उसे राज्य के बाहर ही रोक कर रखना होगा। वो युद्ध हारा है तो किसी को तो इसका जवाब देना होगा। तुम सुइगे को कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए उसके सभी सैनिक को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना और उनको दोषी ठहरा देना। अपने सैनिक को बचाने के लिए उसे झुकना ही पड़ेगा और अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा, फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुइगे ई शाओ को दवा लगाने के बाद बाहर आता है तो लू के पूछता है कि ई शाओ को लेकर आपके प्लान्स क्या है? कल हम राजधानी जाएंगे और ई शाओ भी हमारे साथ आएगी। फिर अगले दिन जब सभी राजधानी जा रहे होते हैं तो सुइगे की बग्गी में ई शाओ होती है और उसके हाथ बंधे होते हैं, पर ई शाओ अपना हाथ खोल लेती है और सुइगे पर हमला करती है। सुइगे उसको पकड़ लेता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करता। तुम्हारी याददाश्त चली गई है और बुरी तरह जख्मी भी हो, तो ऐसी हालत में तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें तीर मारकर पहाड़ से नीचे गिराया था, और न ही मैंने तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजा था। हम दोनों अलग अलग राज्य से हैं और एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, पर कोई है जो कि मुझसे भी ज्यादा चाहता है कि तुम मर जाओ। फिर वो ई शाओ को छोड़ देता है। सुइगे मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, मुझे इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। तभी एक सैनिक खबर लेकर आता है। लू के सुइगे को बताता है कि दूसरे राजकुमार अब बालिग हो चुके हैं, मतलब वो जवान हो चुके हैं, तो महाराज ने सेरेमनी रखा है और वहाँ पर सभी मंत्री भी मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। सुइगे काफी गुस्से में होता है और कहता है हम आज ही राजधानी जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते रहो। फिर जब ये लोग राजधानी पहुँचते हैं तो ज्वांग ही किसी को भी अंदर नहीं जाने देता है और कहता है महाराज ने आदेश दिया है कि तुम सभी का इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जाए कि हम ये युद्ध क्यों हारे
मारे, इसलिए तुम सभी को इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे साथ चलना होगा। उधर राज दरबार में दूसरे राजकुमार का सेरेमनी चल रहा होता है। सेवक आकर महाराज को बताता है कि पहले राजकुमार और उनके सैनिक को राजधानी के बाहर रोक दिया गया है। महाराज कहते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर वो खुद की और अपने सैनिक की जान नहीं बचा सकता तो फिर वो किसी काम का नहीं है। सुइगे ज्वांगही को अपने पास बुलाता है और उसका गला पकड़कर लटका देता है और उसके गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है, जो देखकर ई शाओ शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग राजधानी के अंदर आ जाते हैं। सुइगे ई शाओ से कहता है जब तुम्हारे जख्म पूरी तरह से भर जाएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम साथ में काम कैसे कर सकते हैं। तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो क्या? तुम नहीं जानना चाहती कि किसने तुम्हें तीर मारकर खाई में गिराया था? ये सुनकर ई शाओ सोचने लग जाती है। सुइगे युन फांग से कहता है ई शाओ को मेरे मेंशन लेकर जाओ ताकि वो आराम कर सके। फिर वो महल के लिए निकल जाता है। जब युन फांग ई शाओ को लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में ई शाओ नोटिस करती है कि एक बंदा उसके ऊपर नजर रख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। उस बंदे के पास चाकू देखकर ई शाओ को याद आता है कि उसको जो असैसियंस मारने आए थे उनके पास भी ऐसा ही चाकू था, जिससे ई शाओ समझ जाती है कि यह बंदा कोई असैसियन है। यह बंदा अपने साथियों के पास आता है और कहता है मैंने पक्का कर लिया है कि वो ई शाओ ही है, तो सही मौका देखकर हम उसके ऊपर हमला करेंगे। सुइगे राज दरबार में आता है तो महाराज कहते हैं तुम युद्ध हार कर आए हो तो इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरे बिना बुलाए तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा छोटा भाई जवान हो गया है तो उसके लिए सेरेमनी रखा गया है। अगर मैं नहीं आता तो लोगों को लग सकता है कि हमारे बीच का रिश्ता ठीक नहीं है। सुइगे के आने से दूसरा राजकुमार चेंग यांग काफी खुश होता है। सुइगे उससे पूछता है कि आज तो तुम्हारा जन्मदिन नहीं है तो फिर आज क्यों सेरेमनी रखा? ये तो मुझे भी नहीं पता, माँ ने आज का दिन चुना था। मेरे छोटे भाई को पता नहीं है कि आज के दिन क्या है। पर क्या आपको भी नहीं पता है पिताजी? महाराज इस बात को टाल देते हैं। मैंने तुम्हारे मेंशन में एक बहुत अच्छा तलवार भेजा है, तो जाकर देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। चेंग यांग के जाने के बाद महाराज सुइगे से पूछते हैं कि तुम युद्ध क्यों हारे, मुझे कारण बताओ। मिंग आगे आता है और कहता है महाराज मुझे लगता है कि फेंग बटालियन में कोई जासूस है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? महाराज जिनसियो राज्य को कैसे पता चला था कि हमारे सैनिक किस रास्ते से जा रहे थे और कहां पर हमला करने वाले थे? जरूर किसी ने यह खबर जिनसियो राज्य तक पहुंचाया होगा। महाराज सुइगे से पूछते हैं कि तुम इस पर क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि वो सही बोल रहा है और मैंने जासूस का पता भी लगा लिया है। तभी लू के एक बॉक्स लेकर आता है। सुइगे लूके से कहता है बॉक्स खोलकर प्रधानमंत्री को दिखा दो कि अंदर क्या है। मिंग बॉक्स को खोलता है तो अंदर ज्वांगही का कटा हुआ सिर होता है, जो देखकर प्रधानमंत्री और मिंग की तो फट जाती है। महाराज ज्वांगही ने मुझे मारने के लिए असैसियंस भेजे थे। राजधानी के बाहर उसने मेरे सामने अपना गुनाह कबूल किया था, तो सजा के तौर पर मैंने उसकी जान ले ली। मिंग कहता है महाराज ये सिर्फ राजकुमार के शब्द हैं, कोई सबूत नहीं है कि ज्वांगही ने क्या किया था जो उसे मार दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि महाराज आप इसकी अच्छे से जांच करें। सुइगे प्रधानमंत्री से पूछता है आपको क्या लगता है, क्या मैंने बेवजह उसे मार दिया? अब ज्वांगही प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ बेटा था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। पर वो कहता है महाराज उसने राजकुमार को मरवाने की कोशिश की थी, इसलिए वो मरना डिजर्व करता था। मुझे लगता है कि राजकुमार हमसे झूठ क्यों ही बोलेंगे, जरूर उसने अपराध किया था जिसकी सजा उसको मिली। राजकुमार चेंग अपनी माँ के पास आता है और उनको बताता है कि उसकी सेरेमनी कंप्लीट हो गई है। जब महारानी को पता चलता है कि सुइगे राजधानी आया है तो उनको जरा भी अच्छा नहीं लगता है। राजकुमार चेंग अपने बड़े भाई सुइगे की तरह महान योद्धा बनना चाहता है, पर महारानी को ये पसंद नहीं है। सुइगे ने जो तलवार राजकुमार चेंग को दिया है उससे वो तलवारबाजी का अभ्यास करने चला जाता है। फिर हम महाराज और सुइगे को बात करते हुए देखते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इनके बीच का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। आज सुइगे की माँ की डेथ एनिवर्सरी है, पर महाराज ने आज ही राजकुमार चेंग के जवान होने का सेरेमनी रख दिया। इस वजह से वो महाराज से बहुत ज्यादा नाराज होता है। सुइगे अपनी माँ के मेमोरियल टैबलेट के पास आता है और उनको प्रणाम करके उनके लिए अगरबत्ती जलाता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक नौकरानी सुइगे की माँ के लिए काम करती थी, जो कि जिनसियो राज्य की जासूस थी। वो नौकरानी पकड़ी गई थी तो उसने बताया था कि सुइगे की माँ जिनसियो राज्य से मिली हुई है। महाराज ने इस बात का अच्छे से जांच नहीं करवाया था और बिना किसी सबूत के सुइगे की माँ को मृत्यु दंड दे दिया था। उसी दिन से सुइगे को अपने पिता से नफरत हो गई थी और आज तक उनसे नफरत करता है। लूके सुइगे को बताता है कि जिनसियो में हमारे जो जासूस हैं उन्होंने बताया कि राजकुमार जिंगसी ई शाओ को हर जगह ढूंढ रहा है और उसको ढूंढे बिना वो रुकने वाला नहीं है। सुइगे कहता है ई शाओ की आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी मत बताना। हाँ ठीक है, पर क्या आप सच में उसको अपने साथ रखने वाले हैं? वो हमारी दुश्मन है, कहीं आगे चलकर वो हमारे लिए खतरा
दूसरा ना बन जाए। अब से वो हमारी दुश्मन नहीं है, तुम उसको चोट नहीं पहुंचाओगे और उसके साथ अच्छे से पेश आओगे। मैं जानता हूँ कि एक दुश्मन को अपना दोस्त बनाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। अगले सीन में हम प्रधानमंत्री और मिंग को ज्वांग ही का फ्यूनरल मनाते देखते हैं। मिंग पूछता है कि उस सुइगे ने ज्वांग ही को मार दिया और आपने कुछ भी क्यों नहीं बोला? तो प्रधानमंत्री कहता है क्योंकि वो सही समय नहीं था, सही समय आने पर हम उससे बदला जरूर लेंगे। सुइगे ने जो किया है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुइगे अपनी सगी छोटी बहन सी यांग से मिलता है और उसके साथ काफी टाइम बिताता है। उसके साथ बहुत सारी जगहों पर घूमने जाता है और दोनों ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि दोनों बहुत समय बाद मिले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री महारानी से मिलने आया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री महारानी का बाप है। ये दोनों चाहते हैं कि सुइगे मर जाए क्योंकि सुइगे महाराज का पहला बेटा है, तो महाराज के बाद राजा वो बनेगा। पर महारानी चाहती है कि उसका बेटा चेंग यांग अगला राजा बने। प्रधानमंत्री कहता है जल्द ही जिनसियो राज्य से मैरिज प्रपोजल आएगा, तो तुम्हें कैसे भी करके राजकुमारी सी यांग की शादी जिनसियो राज्य के राजकुमार जिंग सी से करानी होगी। पिताजी, ये करने से हमें क्या फायदा होगा? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। सुइगे ई साओ से मिलने आता है तो वो काफी गुस्से में होती है क्योंकि सुइगे ने उसको कमरे में बंद करके रखा है। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। तुम्हें याद नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स अभी है, तो तुम्हें ऐसे ही मार देना बेकार होगा। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है? तुम मेरे लिए काम करोगी, अपना शरीर और आत्मा मुझे सौंप दो। मेरे साथ काम करोगी तो जिंदा रहोगी, मना करोगी तो मरोगी। तुम्हारे पास यही दो ऑप्शंस है। ई साओ काफी सोचती है और कहती है अगर मेरे साथ काम करना है तो पहले अच्छा खाना और शराब का बंदोबस्त करो। सुइगे उसकी मांग पूरी कर देता है। ई साओ खाना खा रही होती है और सुइगे उसको अच्छे से समझा रहा होता है कि अगर उन दोनों ने हाथ मिला लिया तो साथ में काम करने से उन दोनों को क्या क्या फायदा होगा। ई साओ कहती है पर हम दोनों तो दुश्मन है ना, अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए मान जाती हो तो मैं हमारी दुश्मनी भूल जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी तरफ से हाँ है, तो चलो इसी खुशी में वाइन टोस्ट करते हैं। पर तभी ई साओ कांच को तोड़ती है और उस कांच के टुकड़े को सुइगे के गले पर रखकर कहती है दुश्मन के साथ काम करने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। तभी लू के और यून फांग अंदर आ जाते हैं तो ई साओ कहती है अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगी। सुइगे के कहने पर वो लोग ई साओ को रास्ता देते हैं। ई साओ सुइगे को बग्गी में बिठाती है और उसको लेकर निकल जाती है। रास्ते में वही असैसियंस ई साओ पर नजर रख रहे होते हैं जो कि ई साओ को मारना चाहते हैं। ई साओ और साथ ही सुइगे भी ये बात नोटिस करता है। जेंग नियान विला में 3 बच्चे आते हैं जो कि काफी बीमार होते हैं क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। वो बच्चे बताते हैं कि वो लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना था, वो हमारी मास्टर है। लिंग सुई समझ जाती है कि ये बच्चे ई साओ को ढूंढ रहे हैं। ई साओ सुइगे को जंगल में लेकर आती है और उसको पेड़ पर लटका देती है। सुइगे ने उसको जितना टॉर्चर किया था ई साओ भी सुइगे को उतना ही ज्यादा टॉर्चर करती है। तो सुइगे कहता है अब तो हमारा हिसाब बराबर हो गया, इसलिए मुझसे हाथ मिला लो। मुझे भी पता है कि कुछ लोग जेंग नियान विला से ही तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मेरी मदद के बिना तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगी कि वो लोग कौन है और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। ई साओ काफी सोचती है और उससे हाथ मिलाने के लिए हाँ कर देती है, पर वो अपनी कुछ शर्तें रखती है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे राज्य को नुकसान पहुंचे। तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे और तुम्हें मुझे आजाद करना होगा ताकि मैं जहाँ चाहूँ अपनी मर्जी से आ जा सकूँ। सुइगे बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तो ई साओ उसके हाथ खोल देती है। सुइगे ई साओ को हक कर लेता है जिससे वो बहुत सरप्राइज्ड रह जाती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो सुइगे कहता है अभी एक हिसाब बराबर करना बाकी है। फिर वो ई साओ के गले पर जोर से काटता है। इसी तरह ई साओ ने सुइगे के गले पर काटा था। तभी लू के और यून फांग सुइगे को बचाने आ जाते हैं, पर यहाँ का नजारा देखकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। उनको लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, इसलिए वो लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं। सुइगे ई साओ को काटने के बाद कहता है अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अगले सीन में लू के और यून फांग पहरेदारी कर रहे होते हैं तो जंगल में उन्होंने जो देखा था उसके बारे में सोचकर दोनों को काफी हंसी आ रही होती है। तभी सुइगे उन दोनों को अंदर बुलाता है। सुइगे ने काफी इन्वेस्टिगेशन की है तो वो उन दोनों से कहता है हमारे राज्य से कोई जिनसियो राज्य से मिला हुआ है जिसके पास मिलिट्री की काफी जानकारी है। हम बहुत आसानी से युद्ध जीत रहे थे, उनके किले में घुसने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। शायद वो हमें अंदर लाकर दरवाजा बंद कर देते और एक साथ हमें खत्म कर देते। शायद ऐसा उनका प्लान रहा होगा, इसलिए हमें आसानी से अंदर आने दे रहे थे। पर ई साओ ने मुझे तीर मारकर उनका प्लान चौपट कर दिया। शायद ई साओ को पता था कि उनका प्लान क्या था और सूसा राज्य से कौन उनके साथ मिला हुआ है। मुझे मारने की इस घटिया साजिश में ई साओ ने अपने राज्य का साथ नहीं दिया और उसको युद्ध से संबंधित काफी सारे राज पता है। शायद इसलिए वो लोग ई साओ को मारना चाहते हैं, पर मैं यकीन से नहीं कह सकता, ये बस मेरा अंदाजा है। ये सब सुनने के बाद वो दोनों पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो लोग ई साओ पर नजर रख रहे हैं हमें उनको पकड़ना होगा। अगले दिन डॉक्टर ई साओ को चेक करते हैं और बताते हैं कि ई साओ की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ 30% चांसेस है कि ई साओ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो
सुइगे कहता है आपको कैसे भी करके मेरी पत्नी को ठीक करना होगा। ये सुनकर ई शाओ शॉक रह जाती है। सुइगे ई शाओ के पास आता है और कहता है तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा मेरी प्यारी पत्नी, तुम मेरी इकलौती पत्नी हो, तुम्हारे बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकता। ये सब सुनकर ई शाओ सुइगे को अपने पास खींचती है, जो देखकर ये दोनों लौंडे दूसरी तरफ घूम जाते हैं और छुप छुप कर देखने लगते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। ई शाओ भी नाटक करने लगती है और कहती है मेरा अकेले ठीक होना काफी नहीं है, तुम्हें भी ठीक होना होगा मेरे प्यारे पति परमेश्वर। फिर वो सुइगे के घाव को जोर से दबाती है, बताओ कैसा लग रहा है। सुइगे भी उसके घाव को जोर से दबाता है और कहता है जैसा तुम महसूस कर रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। उन दोनों को करीब देखकर लू के और यूनफांग डॉक्टर को लेकर बाहर आ जाते हैं। ई शाओ पूछती है कि तुमने मुझे अपनी पत्नी के तौर पर क्यों इंट्रोड्यूस किया। मैंने ऐसा तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी सुइगे कुछ नौकरानी को अंदर बुलाता है और उनसे कहता है कि वो लोग ई शाओ को अच्छे से तैयार कर दे। फिर वो बाहर आ जाता है। ई शाओ तैयार होने से मना करती है और सभी नौकरानी को चले जाने को कहती है, पर वो लोग नहीं जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तैयार हो जाइए, नहीं तो मालिक हमें जान से मार देंगे। ये सुनने के बाद ई शाओ मान जाती है। फिर जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो सुइगे उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। मुझे इतने अच्छे से तैयार करवा के अब तो खुश होना तुम, मेरे प्यारे पति परमेश्वर। तभी वो गुस्से में कहती है आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो, तुम्हें बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ, लोगों के सामने मुझे लाने की इतनी क्या जल्दी है तुम्हें। अगर मैं मना कर दूं तो डॉक्टर ने एक लिस्ट दिया है कि दवा बनाने के लिए उसे किन किन चीजों की जरूरत है, हम ये सभी चीजें खरीदने जा रहे हैं ताकि डॉक्टर तुम्हारे लिए अच्छी दवा बना सके और तुम जल्दी ठीक हो पाओ। ये सुनने के बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद वो लोग बाजार में आ जाते हैं। ई शाओ को देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि राजकुमार इस लड़की को कहीं से उठा कर लाए हैं और उसको अपनी पत्नी बना लिया है, पर वो राजकुमार के बिल्कुल भी लायक नहीं है। लोग उसके बारे में और भी काफी बुरी बातें कहते हैं, जो सब सुनकर ई शाओ को गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने गहने वगैरह उतार देती है और जंप करके सुइगे के घोड़े पर आकर पीछे बैठ जाती है और उसको कस के पकड़ लेती है, जो देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की कितनी बेशर्म है, तुम मुझे घुमाने लाए हो ताकि लोग मेरे बारे में जान सके। सही कहा ना, अगर तुम छुपती रहती तो लोग तुम्हारी पहचान जानने की कोशिश करते, पर तुम्हारे सबके सामने आ जाने से सबकी क्यूरियोसिटी कम हो जाएगी। तभी ई शाओ उसके गले पर एक नोकीली चीज रख कर अपने हाथों को कवर कर लेती है। तुम मुझे लोगों के सामने इसलिए लेकर आए हो ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ। सही कहा ना, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो आज भरे बाजार में लोग एक पत्नी को अपने पति की जान लेते देखेंगे। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो पूछ क्यों रही हो, तुम मुझे लोगों के बीच एक्सपोज करके मुझे एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अब ई शाओ ये जानना चाहती है, इसलिए वो उसके गले पर से अपना हाथ हटा लेती है। तभी उनके सामने 3 गाड़ी आ जाती है। मू रोंग नाम का बंदा बाहर आता है, जो कि सूसा राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और साथ ही सुइगे का बचपन का दोस्त है। ये बंदा एक प्ले बॉय है, अपने साथ 3-4 लड़कियों को लेकर घूम रहा होता है। वो जैसे ही ई शाओ को देखता है उस पर फिदा हो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अरे मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, हाँ याद आया, तुम तो मेरे सपने में आई थी क्योंकि तुम मेरी सपनों की रानी हो। तभी सुइगे ई शाओ को पकड़कर अपने करीब ले आता है और मू रोंग को बताता है कि ये मेरी पत्नी है, क्या बक रहा है, मजाक मत कर। तभी सुइगे प्यार से ई शाओ के बाल सहलाता है, जो देखकर मू रोंग को यकीन हो जाता है, साथ ही उसका दिल भी टूट जाता है। माफ करना बाबूजी, पेरी पना, और साले तू तो मुझसे बात मत कर, बहुत गुस्से में हूँ मैं। तू वापस आ गया है, बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे पता चला कि युद्ध में तू बुरी तरह जख्मी हो गया था, पर तू मुझे कुछ भी बताता थोड़ी ना है, इसलिए आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, समझा ना? अबे तू तो ये बचपन से ही बोलता आ रहा है, कुछ नया बोल। मू रोंग अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है तो सुइगे उसके पास आकर उससे बात करने लगता है। तभी लिंग सुई उन तीनों बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती है। वो बच्चे ई शाओ को मास्टर कहकर पुकार रहे होते हैं, पर ई शाओ की याददाश्त चली गई है तो वो उन बच्चों को नहीं पहचान पाती है और कहती है मैं तुम लोगों की मास्टर नहीं हूँ। जो सुनकर वो बच्चे जोर जोर से रोने लग जाते हैं। लोग सोचने लग जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। सुइगे उन बच्चों के पास आता है और कहता है बच्चों रोना बंद करो, लगता है तुम लोग बहुत थक गए हो, तो चलो मेरे मैंशन चल के बात करते हैं। सुइगे को देखकर लिंग सुई बहुत डर जाती है। तभी ई शाओ की नजर उन असैसिन्स पर जाती है तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। मैंशन वापस आने के बाद ई शाओ उन बच्चों से कहती है तुम लोग कह रहे हो कि मैं तुम लोगों की मास्टर हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अब उन बच्चों के पास कोई सबूत नहीं होता है तो ई शाओ कहती है मुझे तुम लोगों की बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। पर तभी यहाँ पर सुइगे आ जाता है। सुनो बच्चों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा मैंशन बहुत बड़ा है तो तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। मैं तुम्हारी मास्टर की तरह पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। सुइगे ई शाओ की थोड़ी बुराई करता है जिससे वो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। हमारे मास्टर के बारे में कुछ भी बुरा कहा तो जान ले लूंगी तुम्हारी। वो बच्चे उसके लिए सुइगे से लड़ने को तैयार हैं। देखकर ई शाओ हैरान रह जाती है, पर फिर भी उसका पत्थर दिल नहीं पिघलता है। इनका गुस्सा देखकर लगता है कि ये तुम्हारे ही स्टूडेंट्स हैं। जिसके बाद रात को सभी साथ में डिनर करते हैं। सुइगे के मौजूदगी से लिंग सुई काफी डरी हुई होती है और अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रही
होती है और ये बात ई शाओ नोटिस कर लेती है, जिसके कुछ देर बाद लिंग सुई ई शाओ से बात करती है। मैं समझ सकती हूँ कि यादाश्त जाने के बाद किसी पर भी भरोसा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि वो बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम आखिर उन बच्चों को यहाँ लेकर क्यों आई? दरअसल वो बच्चे तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे और उनकी हालत बहुत खराब थी, तो मुझे उन पर दया आ गई और मैं उन्हें लेकर तुम्हारे पास आ गई। यही बात है या फिर तुम्हारा इरादा कुछ और है? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी पर तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। वो गुस्सा होकर जाने लगती है तो ई शाओ उससे पूछती है, तुम सुइगे से इतना ज्यादा डरती क्यों हो? लिंग सुई बताती है कि ज़ेंगनियान विला में एक रूल है कि कोई भी वहाँ पर मारपीट नहीं कर सकता, सिर्फ सुइगे को छोड़कर। एक दिन उसने मेरी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मार दिया था। वो इतना भयानक नजारा था जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। सुइगे इंसान नहीं, एक शैतान है। मुझे नहीं पता कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, पर तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। याददाश्त जाने की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसलिए गुस्से में तुमसे वो सब कह दिया। सॉरी, मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर लिंग सुई को थोड़ा अच्छा लगता है। ई शाओ और लिंग सुई एक दूसरे से और भी काफी सारी बातें करते हैं और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद युन फांग आकर सुइगे से कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने उन लोगों का पीछा किया जो कि ई शाओ पर नजर रख रहे हैं। वो लोग काफी स्किल्ड जासूस हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जिंगसी राज्य के सीक्रेट गार्ड्स हैं। ये सुनकर लुके कहता है, सीक्रेट गार्ड्स तो राजकुमार जिंगसी के अंडर काम करती है, तो क्या इसका मतलब वो ई शाओ को मारना चाहता है? पता नहीं, अभी हम ये यकीन से नहीं कह सकते, इसलिए हमें जल्दी इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुइगे इस फांग नाम के बच्चे को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं। फांग बहुत खुश हो जाता है और एक एक करके सभी हथियार को देखने लगता है। सुइगे उससे पूछता है कि तुम्हारा ई शाओ से क्या रिश्ता है? फांग बताता है कि हमारे पिता जिनसियो राज्य के सैनिक थे। एक युद्ध में हमारे पिता मारे गए थे, तब से ही मास्टर ई शाओ हम तीनों को पाल रही है। ये जानकर सुइगे को काफी हैरानी होती है। फांग को एक चाकू पसंद आ जाता है तो सुइगे कहता है तुम इसे रख सकते हो। इससे फांग काफी खुश हो जाता है। तभी लुके आता है और बताता है कि राजकुमारी सी यांग के लिए जिनसियो राज्य से मैरिज प्रपोजल आया है। ये जानकर सुइगे को बहुत गुस्सा आता है और पैलेस के लिए निकल जाता है। उधर फांग और ये लड़की उस चाकू के लिए लड़ रहे होते हैं जो कि सुइगे ने फांग को दिया था। ये लड़की गुस्से में फांग को धक्का देकर नीचे गिरा देती है तो ई शाओ आकर उसको उठाती है। फांग के हाथ पर ई शाओ बर्थ मार्क देखती है, जिससे उसको याद आता है कि फांग के पिता ने बैटल फील्ड में मरते वक्त कहा था कि मेरा एक बेटा है और उसकी माँ भी मर चुकी है, तो प्लीज उसका ख्याल रखना। ई शाओ को याद आ जाता है कि ये तीनों बच्चे कौन हैं। उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं महाराज और सभी मंत्री राजकुमारी सी यांग की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सुइगे आ जाता है और कहता है, मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप मैरिज प्रपोजल को मना कर दीजिए। तभी एक मंत्री कहता है, हम ऑलरेडी उनसे एक युद्ध हार चुके हैं जिससे हमारे राज्य को बहुत नुकसान हुआ है। इतनी जल्दी एक और युद्ध करने के लिए हमारे राज्य के पास उतना साधन नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करके दोनों राज्य के बीच शांति कायम किया जाए। काफी सारे मंत्री इस बात से सहमत होते हैं तो महाराज इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करते हैं। इससे सुइगे को बहुत गुस्सा आता है। सुइगे डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पर सी यांग आ जाती है। सुइगे को परेशान देखकर वो पूछती है कि आखिर बात क्या है? जिनसियो राज्य और सुसा राज्य के बीच शांति कायम करने के लिए जिनसियो राज्य ने तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल भेजा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उस जिंग सी से नहीं होने दूंगा। जिंग सी का नाम सुनकर सी यांग सरप्राइज रह जाती है और सुइगे से कुछ कहना चाह रही होती है, पर सुइगे उसको बोलने का मौका ही नहीं देता है। तुम जरा भी टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई के रहते कोई भी तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करा सकता। उधर ई शाओ लिंग सुई से कहती है, तुम उन बच्चों को लेकर ज़ेंगनियान विला चली जाओ, पर वो लोग तुम्हें छोड़कर मेरे साथ जाने के लिए नहीं मानेंगे। मुझे समझ आ गया है कि मैं ही उन लोगों की मास्टर हूँ। मैं इस वक्त खतरे से घिरी हुई हूँ। अगर वो लोग मेरे साथ रहेंगे तो वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। इस वक्त सुइगे मैंसन में नहीं है, तो अभी फौरन तुम उनको लेकर यहाँ से निकल जाओ। ई शाओ के काफी रिक्वेस्ट करने पर लिंग सुई मान जाती है। इसके बाद वो उन तीनों बच्चों को गाड़ी में बिठाती है और उनको बताती है कि हम मेडिसिन खरीदने जा रहे हैं ताकि मैं तुम्हारी मास्टर को जल्दी ठीक कर सकूं। उधर मैंसन में हम ई शाओ को देखते हैं। उन तीनों बच्चों से ई शाओ को बहुत लगाव है और वो उन लोगों को खुद से दूर भेज रही है। इसके बारे में सोचकर वो काफी सैड हो जाती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि उनके जाने से पहले वो उनसे एक आखिरी बार मिलेगी। उन बच्चों को पता चलता है कि लिंग सुई उन लोगों को राजधानी से बाहर लेकर जा रही है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि लिंग सुई ने उनको बेवकूफ बनाया है। हम लोग हमारी मास्टर के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे बोलकर फांग और वो लड़की गाड़ी से उतरकर भाग जाते हैं। बस ये छोटा सा नन्हा मुन्ना भाग नहीं पाता है। सुइगे को युन फांग आकर बताता है कि मैंसन से ई शाओ और बच्चे गायब हैं। ये जानकर सुइगे शॉक रह जाता है। ई शाओ उन बच्चों को हर तरफ ढूंढ रही होती है और उसको ये लड़की मिल भी जाती है और इस लड़की के पीछे पीछे लिंग सुई भी यहाँ पहुँच जाती है और ई शाओ को सारी बात बताती है। तो उन दोनों बच्चों को लिंग सुई के पास छोड़कर ई शाओ फांग को हर तरफ ढूंढने लगती है। तभी कोई ई शाओ के
हाथ में पेपर पकड़ाकर भीड़ में गायब हो जाता है। ईशाओ उस पेपर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम फांग को बचाना चाहती हो तो यहाँ पर आ जाओ। पेपर में एक लोकेशन के बारे में लिखा होता है। ईशाओ उस लोकेशन पर पहुँचती है तो नदी में एक शिप होता है जिसके ऊपर वो असैसिन्स होते हैं जिन्होंने फांग को बंदी बनाकर रखा होता है। वो लोग ईशाओ को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर ईशाओ लड़ने में बहुत अच्छी है तो वो उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। ईशाओ उन लोगों पर भारी पड़ रही होती है, बहुत आसानी से उन्हें हरा रही होती है। ईशाओ का जख्म पूरी तरह हील नहीं हुआ है तो ये बंदा ईशाओ के जख्म पर अटैक करता है और ईशाओ को और ज्यादा जख्मी कर देता है। वो लोग ईशाओ को जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर सुइगे, लूके और युनफांग आ जाते हैं। इससे ईशाओ सरप्राइज रह जाती है क्योंकि ईशाओ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग उसको बचाने आएंगे। सुइगे ईशाओ को ऊपर उठाता है और इन तीनों को ऑर्डर देता है कि सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी को मार दो। वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। ये बंदा बहुत सारे तेल के मटके को तोड़ देता है और फांग को लेकर शिप के अंदर चला जाता है और ये बंदा उस तेल में आग लगा देता है। ईशाओ अंदर जाने की कोशिश करती है पर सुइगे उसको रोक लेता है। ये पूरा शिप तेल से भरा पड़ा है, अगर तुम यहाँ रुकी तो मारी जाओगी। जिसके बाद वो ईशाओ को शिप से नीचे पानी में फेंक देता है। फिर वो फांग को बचाने के लिए आग के बीच से होते हुए अंदर चला जाता है। ये तीनों भी उसके पीछे जाने वाले होते हैं पर तभी एक धमाका होता है और ये तीनों नदी में गिर जाते हैं। सुइगे अंदर आकर इस आदमी को मार कर फांग को बचा लेता है पर तभी शिप में बहुत जगहों पर ब्लास्ट होता है। शिप पूरी तरह तबाह हो जाता है और शिप के अंदर पानी भर जाता है। ये सब देखकर लूके और युनफांग बहुत परेशान हो जाते हैं। सुइगे एक बॉक्स के अंदर फांग को बंद करके उसे शिप से बाहर निकाल देता है, पर जब वो खुद बाहर जा रहा होता है तो उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। वो अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है और सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश हो जाता है। पर तभी उसको बचाने ईशाओ आ जाती है। उसको लेकर वो ऊपर आ जाती है। सुइगे होश में नहीं आ रहा होता है तो ईशाओ उसको सीपीआर देने जाती है। कुछ देर बाद सुइगे होश में आता है तो उसको याद आता है कि ईशाओ ने उसको सीपीआर दिया था, जिससे वो शॉक रह जाता है और अपने लिप्स को टच करता है। ईशाओ और फांग साइड में बैठकर बात कर रहे होते हैं। फांग को नींद आ रही होती है तो फांग के कहने पर ईशाओ उसके लिए लोरी गाती है जिससे फांग सो जाता है। ईशाओ का ये साइड देखकर सुइगे हैरान रह जाता है। तभी ईशाओ देखती है कि सुइगे होश में आ गया है तो फांग की जान बचाने के लिए वो सुइगे को थैंक यू कहती है, पर सुइगे की नजर उसके लिप्स पर चली जाती है। थैंक यू कहने के बजाय तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जब मैं बेहोश था तो तुमने मेरे साथ जो किया था उसके लिए। मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए 2-4 बार तुम्हारे चेस्ट को प्रेस किया था। क्या तुम इसके लिए मुझसे लड़ रहे हो? अभी कुछ देर पहले जो हुआ था तुम इतनी जल्दी भूल कैसे सकती हो? तो फिर तुम ही मुझे याद दिला दो ना। तुमने मेरे लिप्स के साथ जो किया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा ये बात, बस तुम्हारे अंदर सांस भरने के लिए ऐसा किया था। ये बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? ये सुनकर सुइगे शॉक्ड रह जाता है। अरे तुम कैसी लड़की हो, मुझसे ये कैसे पूछ सकती हो? तुम कितनी बेशर्म हो। तभी ईशाओ उसको बताती है कि तुम्हें सीपीआर फांग ने दिया था। दरअसल ईशाओ उसको सीपीआर देने जा रही थी तो फांग ने उसको रोक दिया था और उसने सुइगे को सीपीआर दिया था। ये जानकर सुइगे के तो होश ही उड़ जाते हैं। ईशाओ हंसने लग जाती है क्योंकि वो सुइगे के मजे ले रही थी। उधर जिंग सी को पता चलता है कि ईशाओ जिंदा है। ज़ेंगनियान विला की एक मोहतरमा ने उसकी जान बचाई थी, पर सुइगे ने उसको पकड़ लिया और उसको अपने साथ सूसा राज्य लेकर चला गया। जिंगसी की शादी सूसा राज्य की राजकुमारी से तय हुआ है तो वो डिसाइड करता है कि शादी की डेट फिक्स करने के बहाने से वो खुद सूसा राज्य जाएगा और ईशाओ को बचाकर जिनसियो राज्य वापस आ जाएगा। फिर हम सुइगे को देखते हैं जो कि 2 पत्थर से आवाज करके अपने सोल्जर्स के लिए सिग्नल भेज रहा होता है और ईशाओ उसको ध्यान से देख रही होती है। वो मछली पकाकर सुइगे को खाने के लिए देती है तो सुइगे उसको हैरानी से देखने लगता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे चिंता मत करो, मैंने मछली में जहर नहीं मिलाया है। वैसे देखा जाए तो ये सुनसान जगह तुम्हें जान से मारने के लिए बढ़िया है। सुइगे उसको कुछ नहीं कहता है और मछली लेकर खाने लगता है। जिसके कुछ देर बाद सोल्जर्स आकर सुइगे को ढूंढ लेते हैं। फिर जब वो लोग वापस मेंशन जा रहे होते हैं तो थकान की वजह से ईशाओ सो गई होती है तो सुइगे सोचता है कि तुम मेरे सामने सो कैसे सकती हो? क्या तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता? फिर जब ईशाओ की नींद खुलती है तो सुइगे सो गया होता है। उसको देखकर ईशाओ मन में कहती है, तुमने फांग को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो बहुत क्रूएल इंसान हो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे। तभी वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं और सुइगे की नींद भी खुल जाती है। तुम सो गए थे, ये नामुमकिन है। जब अजनबी मेरे आसपास रहते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। मैं बस आंखें बंद करके आराम कर रहा था। ईशाओ आगे उससे कुछ नहीं कहती है और बग्गी से उतरकर मेंशन के अंदर जाने लगती है। तभी फांग सुइगे को थैंक यू कहता है। अरे तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, अब से हम दोस्त हैं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सुइगे को फांग से इतने प्यार से बात करते देखकर ईशाओ को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम लूके और सुइगे को बात करते हुए देखते हैं। लूके बताता है कि शिप पर जितने भी जिनसियो के सीक्रेट गार्ड्स थे उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। साथ ही आग की वजह से उनकी बॉडीज पूरी तरह जल चुकी है तो उनकी पहचान करना अब नामुमकिन है। जितने भी बॉडीज हैं उनको राजधानी लेकर आओ। मैं सबसे ये कहूंगा कि जिनसियो के सीक्रेट गार्ड्स ने मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर जानलेवा हमला किया था और मैं मरते मरते बचा। मैरिज प्रपोजल को कैंसिल करने के लिए ये वजह काफी होगा।
अगले दिन महारानी के बुलाने पर सी यांग उससे मिलने आती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। जिसके बाद सी यांग पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? दरअसल तुम्हारी शादी राजकुमार जिंगसी से करने के लिए जिंगसी राज्य से प्रपोजल आया है। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो मना कर सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं महाराज को मना लूंगी। पर सी यांग कहती है कि वो ये शादी करेगी और काफी खुश भी होती है। इससे महारानी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सी यांग इतनी आसानी से मान जाएगी। फिर हम ई शाओ और लिंग सुई को मार्केट में देखते हैं। लिंग सुई एक घर खरीद लेती है। वो और ई शाओ काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और इस वक्त ई शाओ खतरों से घिरी हुई है, तो उसको यहाँ पर अकेली छोड़कर लिंग सुई नहीं जाना चाहती है। जब तक ई शाओ सुइगे के साथ काम कर रही है, वो इस घर में ई शाओ और उन तीनों बच्चों के साथ रहने वाली है। उधर सुइगे महाराज से मिलने आया होता है। वो महाराज को बताता है कि जिंसियो राज्य के सीक्रेट गार्ड्स ने मुझे मारने की कोशिश की थी और सारे सबूत भी पेश करता है। चेहरा जल जाने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो लोग जिंसियो राज्य के ही सीक्रेट गार्ड्स थे? मेरे पास एक गवाह है। अच्छा, तो तुम उस जनरल ई शाओ की बात कर रहे हो जिसको तुमने बंदी बना कर रखा है? मानता हूँ कि वो जिंसियो की आर्मी जनरल है, पर उसकी याददाश्त चली गई है, तो मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने मैरिज प्रपोजल को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और शादी की डेट फिक्स करने के लिए राजकुमार जिंगसी हमारे राज्य आने वाला है। ये सुनकर सुइगे काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है आपको ये शादी कैंसिल करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो शादी होने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी, क्योंकि मैं शादी होने ही नहीं दूंगा। मेरे जीते जी ये नामुमकिन है। दोनों में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है और महाराज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो सुइगे की तरफ एक कप को फेंकते हैं जो कि सुइगे के सिर पर लगता है और उसके सिर से खून आने लगता है। तभी यहाँ पर सी यांग आ जाती है और सुइगे की तरफ से महाराज से माफी मांगती है। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अपने बेवकूफ भाई को समझा दो कि कोई भी तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। तुमने अपनी मर्जी से हाँ कहा है। पिताजी सही कह रहे हैं, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुइगे शॉक्ड रह जाता है और सियांग को लेकर बाहर आ जाता है। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए किसी के दबाव में आकर फैसला मत लो। भाई ऐसी बात नहीं है, मैंने यह फैसला खुद अपनी मर्जी से लिया है। दरअसल मैं राजकुमार जिंगसी से एक बार मिल चुकी हूँ और वो मुझे पसंद है। ये सुनकर सुइगे शॉक्ड रह जाता है। सियांग घुटनों पर आ जाती है और विनती करने लगती है कि प्लीज आप इस शादी को मंजूरी दे दीजिए, और काफी रो रही होती है। जिस इंसान से वो सिर्फ एक बार मिली है, उससे शादी करने के लिए वो अपने भाई की बात नहीं मान रही है। इस वजह से सुइगे को बहुत दुख होता है। वो गुस्से में कहता है तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी में दखल देने के लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें उस जिंगसी से शादी करनी है तो कर लो, बोलकर वो चला जाता है। उधर ई शाओ बाकी सभी के साथ मैंसन छोड़कर जा रही होती है, तो लू के उन लोगों को जाने से रोकता है, क्योंकि सुइगे के परमिशन के बिना वो लोग नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पर सुइगे आ जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास होता है, जो कि ई शाओ नोटिस कर लेती है। लू के सुइगे को बताता है कि ये सभी लोग मैंसन छोड़कर जा रहे हैं, जिसपे सुइगे कहता है ठीक है तुम लोग जा सकते हो। फिर वो मैंसन के अंदर चला जाता है। ई शाओ सोच में पड़ जाती है कि ये इतनी आसानी से मान कैसे गया। वो लिंग सुई से कहती है तुम बच्चों को लेकर जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। जिसके बाद वो सुइगे के पीछे आने लगती है, तो लू के उसका रास्ता रोकता है और बताता है कि किसी को भी यहाँ से आगे जाना मना है। पर ई शाओ उसकी बात नहीं मानती है और आगे चली जाती है। सुइगे एक पेड़ के पास जमीन खोदने लगता है और ई शाओ दूर से उसे देख रही होती है, जो कि सुइगे नोटिस कर लेता है। तुम्हें जाना नहीं है क्या? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं इस बात से कंफ्यूज्ड हूँ कि तुमने पूछा क्यों नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर तुम्हें मुझे बताना होता तो बता चुकी होती। वो सुइगे के पास आती है और कहती है तुम्हें हुआ क्या है? तुम पैलेस क्यों गए थे? क्योंकि वापस आने के बाद तुम एक अलग इंसान बन चुके हो। सुइगे कुछ नहीं बताता है और मदद करने के लिए कहता है। जमीन के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी वाइन की बोतल्स होती है। इन सभी बोतल्स को खत्म करने में मेरी मदद करना चाहोगी? ई शाओ मान जाती है, तो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। सुइगे उसको बता देता है कि वो किस वजह से उदास है। दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करने लगते हैं और अपना दुख दर्द एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ई शाओ पूछती है जब मैंने तुम्हें तीर मारा था और तुम युद्ध हार गए थे तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? सुइगे उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, तुम्हारी हड्डी तक को जलाकर राख कर देना चाहता था। दोनों एक दूसरे को सीरियस लुक के साथ घूरने लगते हैं और फिर हंसने लग जाते हैं। अब तक दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके होते हैं। ई शाओ सुइगे की तलवार लेकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करने लगती है, पर नशे में होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिरने लगती है। और तभी सुइगे आकर उसको पकड़ लेता है। ई शाओ कहती है चांद कितना प्यारा है, पर ये मेरे इतने करीब क्यों है? और सुइगे के फेस को टच करने लगती है। अरे ये चांद तो बहुत सॉफ्ट है, साथ ही गर्म भी है। इतना कहकर वो नॉकआउट हो जाती है। ई शाओ की ऐसी हरकत की वजह से सुइगे काफी शॉक में होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अभी अभी ये क्या हुआ। फिर अगले दिन सुइगे की नींद खुलती है तो ई शाओ ने उसके गले पर चाकू रखा होता है। तुम ये कर क्या रही हो? कल रात को तुमने मेरे साथ क्या किया था? बताओ मुझे, नहीं तो मार दूंगी तुम्हें। तभी लू के कुछ बताने के लिए अंदर आता है, तो ई शाओ सुइगे के ऊपर लेट जाती है और ऐसा दिखाती है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। ये देख
देखकर लूके शॉक्ड रह जाता है और बाहर चला जाता है। तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, रात को हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, तुम बहुत नशे में थी तो तुम्हें यहीं पर सुला दिया। ईसाओ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो सुइगे उसको पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर कहता है, अगर किसी ने गले पर चाकू रखा हो तो कैसा लगता है, महसूस कर पा रही हो ना। ईसाओ उसको धक्का देकर साइड कर देती है और जाने लगती है, और बाहर लूके को देखकर कहती है, तुम अब तक यहीं पर हो गए नहीं। ईसाओ को गुस्से में देखकर लूके कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर लूके आकर सुइगे को बताता है कि राजकुमार जिंगसी आज राजधानी आने वाले हैं, जिसके अगले सीन में हम सुइगे को राजधानी के बॉर्डर पर देखते हैं। वो जिंगसी की सुरक्षा के लिए आया होता है, क्योंकि अगर सूसा राज्य में जिंगसी की मौत हो जाता है तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। सुइगे के साथ ईसाओ भी यहाँ पर आई होती है। ये दोनों किले के ऊपर खड़े होते हैं और किले के बाहर एक मंत्री जिंगसी की स्वागत के लिए खड़ा होता है। कुछ देर में जिंगसी यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही ईसाओ जिंगसी को देखती है तो उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिंगसी पैलेस आता है तो महाराज, महारानी और सभी मंत्री उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद महाराज अकेले में चाय पीते हुए जिंगसी से बात करते हैं। महाराज कहते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी अपने दुश्मन से कभी नहीं कराता, पर मेरी बेटी ने कहा कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। सिर्फ इस वजह से मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा है। सी यांग मेरी इकलौती बेटी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो शादी के बाद उसको जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिंगसी कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप उनकी बातें सुनता है। जिसके बाद वो सी यांग से मिलता है। उसको देखकर सी यांग बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, क्या आपको मैं याद हूँ? हम कभी मिले ही नहीं हैं, तो तुम मुझे याद कैसे रहोगी? सी यांग बताती है कि अपने भाई से इंस्पायर्ड होने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने भाई के साथ आर्मी में काम करने लगी थी, पर एक दिन अपने भाई से बिछड़कर रेगिस्तान में खो गई थी। वहीं से तुम अपने सोल्जर्स के साथ गुजर रहे थे। तुम्हारे सोल्जर्स ने मुझे पकड़ लिया था, पर मैं एक लड़की हूँ जानकर तुमने मेरी जान नहीं ली थी। रेगिस्तान में मैं प्यास से मर न जाऊँ, इसलिए तुम मेरे लिए पानी छोड़कर चले गए थे। इसी वजह से तुम मुझे पसंद आ गए थे। ये सब सुनने के बाद जिंगसी कहता है, मुझे माफ करना, पर मेरे दिल में कोई और है, उसका नाम ईशाओ है। ये जानकर सी यांग सैड हो जाती है। इसके बाद जब जिंगसी आराम करने के लिए मैंसन जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात सुइगे से हो जाती है। दोनों बहस करने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। जिसके बाद ईशाओ के बारे में बात करने लगते हैं। ईशाओ को मुझे वापस कर दो, लगता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत खास है, फिर तो मैं उसे कभी वापस नहीं करने वाला। जिंगसी पूछता है, क्या ईशाओ को पता है कि मैं यहाँ आया हूँ? हाँ बिल्कुल पता है कि तुम यहाँ मेरी बहन से शादी करने के लिए आए हो। वैसे तुम्हारा एक सैनिक निंगफे है ना, वो ईशाओ से मिलने मेरे मेंशन आया था और हंगामा कर रहा था, तो मैंने उसका 2-3 हड्डी तोड़ दिया, तो उसका इलाज करवा लेना बोलकर वो चला जाता है। ईशाओ को होश आता है तो लिंग सुई उसको बताती है कि उससे मिलने निंगफे नाम का बंदा आया था, तो सुइगे ने उसके साथ क्या किया। हमें पता चलता है कि ईशाओ की याददाश्त अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आई है। निंगफे नाम ईशाओ को जाना पहचाना लगता है, तो वो लिंग सुई से कहती है कि जाकर उसका इलाज कर दो। वो ईशाओ को मना नहीं कर पाती है और आकर निंगफे का इलाज करती है। निंगफे और शाओरेन उससे ईशाओ के बारे में पूछने लगते हैं, तो लिंग सुई उन दोनों को सिर्फ इतना बताती है कि ईशाओ की याददाश्त चली गई है, जो जानकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। उधर सुइगे मेंशन आता है तो ईशाओ उससे कहती है, मैं राजकुमारी जिंगसी से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उसको देखने के बाद मेरी थोड़ी सी याददाश्त वापस आई थी। क्या पता उससे मिलने के बाद मेरी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाए। पर सुइगे कहता है कि मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकता। ये सुनकर ईशाओ गुस्सा हो जाती है और दोनों में बहस होने लगती है। फांग ईशाओ को समझाने की कोशिश करता है कि हमें नहीं पता कि जिंगसी तुम्हारा दोस्त है या फिर दुश्मन, इसलिए तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। पर ईशाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें इस बात का डर है कि अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो तुम जो पता लगाना चाहते हो उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी और तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, इसीलिए तुम मुझे जिंगसी से मिलने नहीं दे रहे हो। सही कहा ना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि हम दुश्मन हैं और तुम्हें अपना दोस्त मानने लगी थी, पर तुम तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सब सुनकर सुइगे को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी उसको जिंगसी से मिलने की इजाजत नहीं देता है। अगले दिन लिंग सुई फिर से आकर निंगफे का इलाज करती है। शाओरेन उसको एक बैम्बू विशल देता है और कहता है, इस विशल का इस्तेमाल करके ईशाओ सबको मिलिट्री सिग्नल्स देती थी, तो तुम ये ईशाओ को दे देना, क्या पता ये देखकर उसकी थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आ जाए। तभी यहाँ पर वो 3 बच्चे आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं और उनका हाल चाल पूछने लगते हैं, जो देखकर लिंग सुई सोचती है कि शायद ये लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद वो ईशाओ से आकर मिलती है और उसको विशल देती है, पर ईशाओ को कुछ भी याद नहीं आता है। वो लिंग सुई को बताती है कि अगर मैं जिंगसी से मिलूं तो शायद मेरी याददाश्त वापस आ सकती है। ये मेंशन सुइगे का है, तो वो लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो ऐसा करो कि तुम उन लोगों को अपने घर पर बुला लो। अभी सुइगे मेंशन में नहीं है, तो बच्चों से मिलने के बहाने में भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं। इनको खबर मिल चुकी है और ये लोग ईशाओ से मिलने जा रहे हैं, पर तभी एक सेविका आकर जिंगसी को बताती है कि महारानी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। अब जिंगसी महारानी को मना नहीं कर सकता, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। उधर ईशाओ लिंग सुई के घर पर आकर जिंगसी का इंतजार कर रही होती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। लिंग सुई दरवाजा खोलती है तो बाहर सुइगे होता है। वो अंदर आकर बैठ जाता है
और कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। ई शाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ उससे मिलने। सुइगे उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश करता है। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी, और अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। जहाँ पर जिंगसी रुका हुआ है वो उस मेंशन में आ जाती है। उसको देखकर निंग फे और शाओ रेन बहुत खुश हो जाते हैं, पर ई शाओ उन दोनों को नहीं पहचान पाती है। वो दोनों उसको अपना नाम बताते हैं और उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का ई शाओ से क्या रिश्ता है, पर ई शाओ को कुछ भी याद नहीं आता है। तभी जिंगसी भी आ जाता है और ई शाओ को देखकर खुश हो जाता है। जिंगसी को देखने के बाद भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आती है। निंग फे और शाओ रेन उन दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जिंगसी उसकी फिक्र करता है, उसका हालचाल पूछता है और बताता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। उधर सुइगे काफी उदास बैठा होता है क्योंकि ई शाओ जिंगसी से मिलने गई है। सुइगे को ऐसे देखकर लूके खुद से कहने लगता है कि ई शाओ अपने बहुत करीबी दोस्त से मिलने गई है, तो अब तक तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे होंगे। उसकी बातें सुइगे सुन लेता है तो वो बहुत गुस्से में उसको घूरता है, जिससे लूके डर जाता है। ई शाओ जिंगसी से कहती है मैंने सुना है कि हम दोनों ने सीक्रेटली एंगेजमेंट किया था। हाँ ये बात सच है, पर मुझे माफ करना कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाया क्योंकि महाराज ने मेरी शादी राजकुमारी सी यांग से तय कर दी है। ये शाही आदेश है तो मैं मना नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी याददाश्त चली गई है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, और देखा जाए तो तुम्हारी शादी से दो राज्य के बीच शांति कायम हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जिंगसी ई शाओ को एक डायरी देता है और बताता है कि मैंने इसमें तुम्हारी पास्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी है, तो इसे पढ़ लेना। क्या पता इसे पढ़कर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। और हाँ, जब मैं वापस जिनसियो राज्य जाऊंगा ना तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ई शाओ उससे कुछ नहीं कहती है और चली जाती है। जिंगसी से मिलने के बाद भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, इस वजह से वो उदास होती है और काफी ड्रिंक करती है। सुइगे एक लेटर लिखकर लूके को देता है और बताता है कि ये लेटर जल्द से जल्द जिनसियो राज्य के महाराज तक पहुंचा दो, वो ये लेटर देखकर हैरान रह जाएंगे। तो लूके लेटर लेकर चला जाता है। जिंगसी से मिलने के लिए उसने सुइगे को काफी कुछ कह दिया था, उसके बारे में सोचकर ई शाओ को थोड़ा पछतावा होने लगता है। जिसके बाद जिंगसी ने जो डायरी दिया था ई शाओ उसे पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो सोचने लगती है कि युद्ध जीतने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था, जिंगसी ने उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा है। अगले दिन हम जिंगसी को देखते हैं जो कि सूसा राज्य के सभी मंत्री से मिलता है। अब दोनों राज्य के बीच समझौता होने वाला है, तो दोनों राज्य अपनी अपनी मांग सामने रखते हैं। जिंगसी कहता है मुझे आपकी सारी कंडीशंस मंजूर है, पर मेरी एक और कंडीशन है। जैसा कि आप बंदी बनाए गए हमारे सभी सैनिक को छोड़ने वाले हैं, तो आपको हमारी जनरल ई शाओ को भी छोड़ना होगा, जिसको राजकुमार सुइगे ने बंदी बनाकर रखा है। तो मंत्री बताता है कि ये कंडीशन भी वो लोग पूरी कर देंगे। जिसके बाद हम ई शाओ, निंग फे और शाओ रेन तीनों को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो दोनों ई शाओ को बहुत सारी बातें बताते हैं। तीनों को बात करते करते रात हो जाती है। काफी ज्यादा पीने के बाद शाओ रेन नॉकआउट हो गया होता है। ई शाओ निंग फे से पूछती है कि युद्ध के बाद क्या हुआ था। निंग फे बताता है कि युद्ध जीतने के बाद हमने खूब जश्न मनाया था, और अगले दिन एक सैनिक ने आकर बताया कि तुम एक्सीडेंटली पहाड़ से नीचे खाई में गिर गई, तो हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा था पर तुम कहीं नहीं मिली। क्या युद्ध में तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा था? हाँ, मुझे एक बात अजीब लगी थी। युद्ध से एक दिन पहले जिंगसी ने युद्ध का प्लान चेंज कर दिया था। अगर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो जाता तो उस दिन सुइगे पक्का मारा जाता। तो क्या इसका मतलब सुइगे को तीर मारकर मैंने उसका प्लान फेल कर दिया? ऐसी बात नहीं है, तुमने भी तो उसे जान से मारने के लिए ही उस पर तीर चलाया था ना, पर वो मारा नहीं, जैसे तैसे बच गया। क्या तुम्हें पता है कि जिंगसी ने प्लान चेंज क्यों किया था? युद्ध से एक दिन पहले जिंगसी के पास एक मिलिट्री रिपोर्ट आया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। निंग फे और शाओ रेन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके नॉकआउट हो गए होते हैं, तो ई शाओ उन दोनों को बग्गी में बिठा देती है और ड्राइवर से कहती है कि इन दोनों को मेंशन पहुंचा दो। तभी यहाँ पर जिंगसी आ जाता है और ई शाओ को बताता है कि मैंने तुम्हें वापस जिंसियो ले जाने का बंदोबस्त कर दिया है। पर तभी यहाँ सुइगे भी आ जाता है और कहता है तुम ई शाओ को जिंसियो वापस ले जाना चाहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिंसियो राज्य का कोई इंसान ई शाओ को मारना चाहता है? हाँ मुझे पता है, पर ये मेरे राज्य का मामला है तो तुम इससे दूर ही रहो। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ई शाओ मेरी पत्नी है, उसकी जान खतरे में है और वो सबसे ज्यादा सेफ मेरे साथ रहेगी। दोनों बहस करने लगते हैं तो ई शाओ ही चली जाती है। अगले दिन सी यांग ई शाओ से मिलती है क्योंकि सी यांग को पता है कि जिंगसी ई शाओ को पसंद करता है। ई शाओ उससे कहती है तुम जरा भी चिंता मत करो, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये सुनकर सी यांग को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर जिंगसी आ जाता है जिससे सी यांग खुश हो जाती है और उससे बात करने जाती है। पर ई शाओ को देखने के बाद जिंगसी सी यांग को कुछ खास भाव नहीं देता है। उसी वक्त सुइगे भी यहाँ आ जाता है। अपने भाई को देखकर सी यांग खुश हो जाती है। सुइगे सी यांग से बात भी करता है क्योंकि वो अब उससे नाराज नहीं है। अपनी बहन की खुशी के लिए वो कुछ प्लान कर रहा है। सुइगे ई शाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसको मार्केट घुमाने ले जाता है, जो देखकर जिंगसी काफी जेलस फील करता है।